हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। स्वागत है, मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। लेकिन आज जो प्रेशर था वो ऐसा नहीं था कि एकाएक बिकवाली रही। शुरुआती ठीक ठाक मूव, फिर उसके बाद बिकवाली के बाद फिर लोअर लेवल्स आते हुए दिखाई पड़े, पुल बैक, वापस बिकवाली। इसी तरह से एक रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर कामकाज कर रहा है और मोटा मोटा इंडेक्स की जो रेंज है वो सेम ही चल रही है। आप 17,770 या 60 प्लस माइनस 10 पॉइंट्स, और ऊपर इधर 18,200 प्लस माइनस 10-20 पॉइंट्स, क्योंकि यही रेंज के अंदर इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स में ये रेंज है। इसको तोड़ते हैं तो दोनों साइड पे मूवमेंट उसके हिसाब से आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। आज प्रेशर में था एचडीएफसी बैंक नंबर्स के बाद, डी मार्ट मासिव सेल ऑफ आया, करीब 4-4.5% टूटा। विप्रो थोड़ा बहुत प्रेशर वहाँ देखने को मिला। विप्रो तो इनफैक्ट हरे निशान बाद में लौट आया था। इसके अलावा टेक महिंद्रा आज न्यूज़ फ्लोज अच्छे थे जिसके चलते वो 2-3% चला। टीसीएस आज पॉजिटिव में था, वो हर लाल निशान दिख रहा है वो, क्योंकि इसमें डिविडेंड एडजस्ट हुआ है तो 75 रुपये डिविडेंड आप लोगों को मिला होगा एडजस्टमेंट के बाद। लेकिन टीसीएस वैसे अदरवाइज हरे निशान में था। तो ऐसे न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट, नायका आज प्रेशर में था, सुला तेजी में था क्योंकि वो Q3 के अपडेट आए थे। सो लाइकवाइज रिएक्शन स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छी तेज़ी थी आज आईटी में, एटलीस्ट सपोर्ट था, रिस्पाइट था पहले कंपैरिजन में। लेकिन आज सेल ऑफ जो कंटिन्यू कर रहा है वो बाकी सभी स्पेसिस में, मेटल, ऑटो, बैंक्स, यहाँ पर प्रेशर था। पीएसयू बैंकिंग आज तेज़ी में थे, लेकिन बाकी सभी बैंक्स के अंदर आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो अब अर्निंग्स धीरे धीरे पिकअप कर रही है यहाँ से, जिसको आपको ध्यान देना है अगला वीक क्रूशियल अर्निंग के लिहाज से। और उसके बाद आ जाएगा बजट सीज़न, तो बजट तो है ही क्रूशियल। तो यहाँ से शुरू हो रहा है अब एक्चुअल न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट, जिसकी वजह से आप मान के चलिए कि बाजार इसीलिए बहुत ही स्केप्टिकल और कॉशियस है कि क्या स्टांस आने वाला है बजट को लेकर, अर्निंग्स को लेकर। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा। जिनको आप ट्रैक कर रहे हैं वही स्टॉक आपके लिए सही है। बाकी आप जिनको भी ट्रैक नहीं कर रहे हैं, नए एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट अर्निंग्स का देख लीजिए। हर स्टॉक के ऊपर कोई भी कॉल आपको लेनी है तो पहले अर्निंग देख लीजिए, उसके बाद ही कॉल लीजिएगा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, वो कहाँ गया वीडियो। सबसे पहला सवाल है मेरे पास, removed GLS in loss and added DMart. Can I enter into Asian Paints and Kotak Mahindra Bank? ये सही कि आपने GLS को आप निकल के DMart में गए, पहली इसमें कोई गलती नहीं है निक सर। दूसरा, एशियन पेंट्स एंड कोटक के इसमें नंबर्स दोनों को देख लीजिए, उसके बाद जाइएगा, क्योंकि एशियन ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है ख़राब नंबर्स को। तो अगर नंबर ख़राब आएंगे तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं, बहुत ही ख़राब आ गया तो बात अलग है, जैसे DMart के केस में हुआ। लेकिन कोटक और DMart और एशियन पेंट दोनों क्वालिटी में ख़राबी नहीं है एटलीस्ट, लेकिन प्राइस आपको नीचे के मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। होता है ना कि अच्छी चीज़ जितनी सस्ती मिल जाए उतना अच्छा, तो अगर नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है। 2500, 2600, 2800, 2700 ये रेंज फिर भी ठीक लग रही है। अब बाकी वो रेंज में मिलता है तो बात अलग है, तो वो आप उसके हिसाब से कॉल लेगा, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि दोनों के नंबर्स देख लीजिएगा। DMart को लेना ठीक है, थोड़ा बहुत और नीचे मिल जाए तो आप आराम से ऐड भी कर सकते हैं, बट टाइम ले सकता है। वो बात सही है कि जो वैल्यूएशन पार्ट है वो बहुत महंगा है। 70-72 का पी क्यों देगा कोई किसी को 330 स्टोर के ऊपर। बट ये बात भी कोई ना भूले ही, कोई 75% इक्विटी सिर्फ एक ही कंपनी के प्रमोटर के पास है और बाजार में शेयर है नहीं। सो जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि और नए शेयर आने वाले हैं अभी, अगर आ गए तो बात अलग है। तो ये एक पार्ट भी है। तो जब लिक्विडिटी नहीं है सिस्टम में, तो अब से कुछ दिन पहले यही ट्रिगर के दम पे बाजार को खींच रहे थे ना इसको, आज बुरा लग रहा है। थोड़ा वैल्यूएशन पहले भी महंगा था और 200 भी देखा है बाजार ने इसका वैल्यूएशन, 200 के वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर दिया, आज 70 के जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। सो विद टाइम एडजस्ट, तो ठीक है, आराम से कंसोलिडेट करेगा कुछ समय, फिर घूम जाएगा। तो आराम से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा अमाउंट, देन अगर कुछ महीनों या साल में एकदम से मार्केट डाउन होता है तो ग्लोबल या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के कारण तो पोर्टफोलियो सेल कर देना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए। एंड इक्विटी, FD, सेविंग, क्या क्या रेशियो बेस्ट होता है? एज 27। बहुत लंबा सवाल है मिश्रा जी, लेकिन पहली चीज़ मेरी सीमित जानकारी के हिसाब से, अगर आप मान लीजिए इक्विटी, FD, गोल्ड सारे एलोकेशन सोच रहे हैं, तो आपकी एज -100 इज़ इक्विटी बोला जाता है। मैं इक्विटी को सबसे सेफ असेट काउंट करता हूँ, पता नहीं क्यों, मेरी गलतफहमी भी हो सकती है,
लेकिन मेरे हिसाब से इक्विटी सबसे सेफ असेट होता है 3 साल के बाद। अगर आप किसी भी शेयर में 3 साल तक इन्वेस्टेड हैं लार्ज कैप के क्वालिटी स्टॉक में, तो 3 साल बाद वो आपके दाम से ऊपर होगा और इतना फेयरली ऊपर होगा कि शायद वो दाम दोबारा ना देखने को मिले। अगर मान लीजिए आप उसमें बढ़िया पैसा बना रहे हैं, से किसी भी स्टॉक में 40% 50% तक बना लिया है आपने, तो आप ये कर सकते हैं कि उसमें से थोड़ा पैसा निकाल के अपनी कॉस्ट को निकाल लें। एक बार कॉस्ट निकल गई तो आपके सारे शेयर फ्री के हैं, और जो आपके फ्री के शेयर हैं उनको आप ताजीवन भी होल्ड कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर ऐसे बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ जो पिछले 3 साल में अपनी कॉस्ट से कहीं गुना ऊपर है, जिनमें से आप पैसा लेकर निकल सकते थे। चलिए पिछले 3 साल छोड़ दिए कोविड ईयर से, उससे पहले के भी 3 साल अगर आप जोड़ लेंगे तो उससे भी कई गुना ऊपर है। सो आप पहला तो रेशियो ये रख सकते हैं इक्विटी के केस में। एफडी आपको रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एफडी खराब होता है, एफडी जरूर रखनी चाहिए। और एफडी के तर्क पर आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स भी रख सकते हैं जो आपको बेटर डिविडेंड दें, क्योंकि डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स की अर्निंग के हिसाब से डिविडेंड एडजस्ट कर सकती है, और एफडी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अपने इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करते हैं। सो लाइकवाइज दोनों ही सिनेरियो, अगर अर्निंग बढ़ी तो डिविडेंड अच्छा आ जाएगा, अगर अर्निंग घटी तो आपको ये मतलब मान लीजिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपको यहाँ से यील्ड अच्छा आ जाएगा। प्लस गोल्ड प्लस कैश, ये तो आपको थोड़ा बहुत रखना ही पड़ेगा। तो ये एक एक्चुअल ट्रेंड होता है, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो कभी बढ़ता भी है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न्स बनाने लगते हैं, तो थोड़ा थोड़ा राइट साइज करने में कोई बुराई नहीं होता ना। पेड़ बड़ा हो जाए, थोड़ी छटाई कटाई, कोई बुराई नहीं होती उसमें, तो थोड़ी कटाई छटाई करते रहिए, और कटाई छटाई से अपने फ्री के शेयर को अलग करते चलिए, और जो एक्चुअल क्वालिटी बढ़िया शेयर हैं उनको नीचे और ऐड करते रहिए। 15 क्या 25 भी रख सकते हैं आप, अगर आप संभाल पाएँ तो। आपका होराइजन बेटर है, आप चीज़ें समझने लग गए हैं, आपको डर नहीं लगता है, उल्टा आपको फॉल में मज़ा आता है, तो इस तरह की एपेटाइट अगर आपकी बननी शुरू हो गई तो आप बिल्कुल सही जगह पर, फिर आपको कोई इशू नहीं है। डी मार्ट 4440, मैं उम्मीद रख रहा था कि आज डी मार्ट में सबसे ज़्यादा सवाल होंगे, क्योंकि डी मार्ट का सर नंबर ही ख़राब था तो इसलिए आज टूटना था इसको। लेकिन 3600 रुपये ऐसा कोई बड़ा फॉल नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हायर लेवल से बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल मान लोगे आप, लेकिन विद टाइम इतना करेक्शन तो बनता है इसमें, और थोड़ा आप आराम से ऐड कर सकते हो। मतलब 3000 3500 रुपये का जोन ठीक जोन दिख रहा है, और अगर आपका 4400 का है, थोड़ा एपेटाइट आपका अलाउ करे तो एटलीस्ट मान लीजिए अगर आपके पास 100 शेयर है, मैंने नंबर नहीं देखा, लेकिन अगर आपने मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हैं भी, तो आप थोड़ा थोड़ा नीचे और ऐड करके 10-20 करके अपनी क्वांटिटी को एवरेज कर सकते हैं। ऐसा कोई ख़राबी नहीं है एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ कंपनी में। लेकिन ठीक है, बाज़ार है, रिएक्शन आया है, ओवर रिएक्शन हो गया था, या तो उस समय हम गलत थे या आज हम गलत हैं, तो देखते हैं विद टाइम रियलाइज़ हो ही जाएगा कि क्या फेयर वैल्यू बैठती है। लेकिन ऑन एन एवरेज ये अपनी फेयर वैल्यू के आसपास अब पहुंच ही रहा है कुछ कुछ करके, तो क्योंकि इसका एवरेज जो पिछले लिस्टिंग से लेके आज तक का पीई है वो करीब 110 आ रहा था, और इसकी अर्निंग का नंबर मैं भूल गया हूँ, तो इसकी अगर ईपीएस आपको मिल जाए साल की, जितनी भी ये लेटेस्ट साल की है, तो 110 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दाम बैठ रहा होगा, वो इसका एवरेज होना चाहिए। तो वो दाम के आसपास कहीं ये मिल जाए तो फेयरली वैल्यूड है। अब बाकी क्योंकि इसका जो लोअर साइड है पीई का वो अब बन रहा है, पहले हायर साइड पे हमेशा किया है, अपनी एक पूरे लिस्टिंग से लेके आज तक के सबसे लोएस्ट पी पर है, तो इसलिए भी बाजार इसको फेयरली वैल्यू कर रहा है। तो ठीक है, कुछ समय जो एक तरफा गेन था, जितने भी स्टॉक्स आज आप देख रहे हैं टूटे हुए, चाहे डी मार्ट हो, जुबिलेंट फूड हो, ये IRCTC हो, ये एक समय के स्टार परफॉर्मर है। तो अगर ये आज स्टार परफॉर्मर बैकफुट पे चले भी गए तो ऐसी कोई बुराई नहीं है उसमें, फिर वापस आ जाएंगे कुछ दिन बाद घूम फिर के, एटलीस्ट एवरेज परफॉर्म तो करेंगे ही। सो एटलीस्ट आप बने रहिए, पेशेंस रखिए, नीचे की तरफ आप ऐड कर सकते हैं। एक ही कंसर्न है कि डिविडेंड नहीं है, तो वो थोड़ा आपको पेशेंस आपका हिला सकता है, लेकिन अदरवाइज ठीक कंपनी है। ओके, वरुण बेवरेजेस के लिए न्यू लेवल, आज तो मत ही जाइएगा क्योंकि आज तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट थी, इसलिए आज तो उतरना ठीक नहीं है। कोई नीचे का फॉल मिला ज़्यादा बेटर है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वरुण बेवरेजेस बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है, पहले एक बारी बोनस देने के बाद ये दाम दिखा रहा है और उसके बाद ऊपर के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा मतलब कॉशियस स्टांस रखिएगा अपना। स्टांस कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भागा बहुत ज़्यादा है, तो फंस गया तो फिर आपको वही डी मार्ट जैसी सिचुएशन दिखेगी कि हमने ऊपर ले लिया और नीचे फंस गए, तो नीचे भी आ ही जाएगा कुछ दिन बाद। ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही चलता रहेगा। अगर नंबर जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो डोंट गो फॉर इट, क्योंकि एक बड़ा बोनस से पहले चला, फिर बोनस आया, बोनस के बाद चला, और चलने के बाद अब पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, तो ट्रैप जैसा ना हो, इसलिए आप ज़रा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिएगा। स्पेंसर सुजॉय सर, बहुत समय से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन नंबर में कोई रिस्पाइट तो नहीं है, और डी मार्ट के नंबर को देख के लग रहा है इसके नंबर भी कमज़ोर ना आ जाए, लेकिन कहीं अगर इसके नंबर थोड़े बेटर आ गए तो बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है, कहीं इसके नंबर ख़राब भी आ गए तो बहुत कुछ जाने के लिए नीचे है नहीं। ये लेवल पे आके अब 64 रुपये से नीचे कंसोलिडेट कर रहा है इसी जोन में,
तो बहुत है तो 60 55 60 और ऊपर गया तो मतलब वापस 140 के जो जोन है वो। लेकिन इसीलिए रिस्क तो बहुत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप बने रहें, वो ज़्यादा बेटर है। इस क्वार्टर के नंबर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उम्मीद है कि शायद एक क्वार्टर के फेस्टिव नंबर की वजह से डीमार्ट के नंबर नहीं आए, इनके नंबर शायद आ जाएं। अगर इनके नंबर आ गए, लॉस से प्रॉफिट में आ गए, सस्टेनेबल प्रॉफिट में आ गए, तो बात अलग है, फिर तो चलना चाहिए स्टॉक को। आगे बढ़ते हैं और आरती इंडस्ट्रीज़, सूरज सर वैसे तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये चला वो है ना डीमर्जर से पहले, पता नहीं आपको डीमर्जर के शेयर मिले हैं कि नहीं मिले। अगर आप डीमर्जर वाले शेयर आपके पास हैं तो आप बने रहिए। अगर आपने डीमर्जर के बाद लिया है तो बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपकी कॉस्ट से नीचे है ये स्टॉक अभी, तो आप तो वेट ही करेंगे, थोड़ी तेज़ी मिल जाए, कॉस्ट के ऊपर आ जाए तो आप एक बार वो कॉल लीजिएगा, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अदरवाइज़ डीमर्जर हुआ है तो किसी भी कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट के टाइम पर कोई भी स्टॉक जो होता है वो आम तौर पे उससे पहले या उसके बाद मोमेंटम लेता है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन होता है। अब मान लीजिए L&T इन्फोटेक और माइंडट्री का मर्जर हुआ, तो ये दोनों मर्जर के बीच में जब मर्जर होगा तो दोनों के क्लाइंट कॉमन होंगे, दोनों के एम्प्लॉयज़ किसी एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होंगे वो कॉमन होंगे, एटलीस्ट वो नहीं तो जो बेसिक स्टाफ है वही कॉमन होगा। सो वो सब इंटीग्रेशन में चेंज होगा, वो इनको निकाला जाएगा, किसी और प्रोसेस में डाला जाएगा, कॉस्ट एकदम से कम हो जाएगी एम्प्लॉय की, वो इनके लिए बेनिफिट होगा, इनके क्लाइंट्स चले जाएंगे, वो इनके लिए नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें बाजार एडजस्ट करता है, तो ये सब तरह की चीज़ों के लिए टाइम समय लगता है। ये तो मर्जर हो गया। अब आता है जब बोनस स्प्लिट एडजस्टमेंट होता है, तो उसमें भी बोनस हुआ है तो जिन्होंने बोनस के नाम पे शेयर लिए वो बोनस क्रेडिट होने के बाद बाजार में बेचेंगे, स्प्लिट के लिए जिन्होंने शेयर लिया है वो क्रेडिट होने के बाद बेचेंगे, तो ऐसे करके एडजस्टमेंट चलते रहते हैं। सो कुछ टाइम के लिए शेयर को भूल जाए ज़्यादा बेटर है। वही आरती के केस में, वही बजाज फिनसर्व के केस में, वही टाटा स्टील के केस में, इन केसेस में ऑलरेडी चल रहा है चीज़, तो इनको आप एटलीस्ट थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दिया करिए। HDFC लाइफ, HDFC बैंक, ये सब उसी का ही हिस्सा है। सो कुछ दिन के लिए कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट को या हो जाए किसी स्टॉक में और आपके पास वो है तो आप उसे छोड़ दिए कुछ दिन के लिए। थोड़े दिन बाद जब हो जाए, सब ठंडा पड़ जाए मामला, नहीं कहीं जिक्र हो रहा हो, तब एक बार को देखिए, वो ज़्यादा बेटर आपको पिक्चर दिखा पाएगा एटलीस्ट। IT and pharma are down. Is it better to have SIP in both ETF instead of top stocks with those sectors? ETF के अंदर भी सौराब साहब आप जा सकते हो, कोई ऐसा अगर आपको बाजार आप ट्रैक नहीं करते हो, आपको नहीं समझ में आता मार्केट कुछ भी, आपको ये नहीं समझ में आ रहा किस में जाऊँ किस में ना जाऊँ, तो ETF इज़ द बेस्ट। आराम से लीजिए, शांति से बैठिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी मार्केट समझते हो तो आप डिविडेंड, आप लार्ज कैप में जा सकते हो। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा मार्केट समझते हो, आपकी एपेटाइट भी अच्छी है, तो आप नॉन मिड कैप में जा सकते हो। आप बहुत ही बड़े रिस्क टेकर हो, स्मॉल कैप में चले जाओ। सो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, बट आप हिस्सा ज़रूर रहो इन दोनों सेक्टर का, क्योंकि जब हेडविंड एट पीक हो, कि जब बुरी खबरें एट पीक हो, तब उसका वर्स्ट टाइम इज़ ख़त्म। जैसे कोविड का जब पीक आया था, जिस दिन लॉकडाउन लगा था, वो बॉटम बना था। सो जब वर्स्ट आप सुन रहे हो सबसे ज़्यादा, तब उसका बॉटम बनने लगता है, जो मैं TCS के केस में बहुत दिन से कह रहा हूँ कि ये बाय कर लीजिए TCS, बाय कर लीजिए TCS। लार्ज कैप कंपनी है, वर्स्ट टाइम आ चुका है। 75 डिविडेंड मिल ही गया ना आज आपको, वहाँ से नंबर से लेके अब तक 150 रुपये शेयर चल गया और प्लस 75 डिविडेंड भी आ गया, तो इतना अच्छा मूव मिल ही गया आपको। सो वर्स्ट केस जब आ रहा हो, जब वर्स्ट न्यूज़ हो, तब आप ले लीजिए, जिसमें आज फार्मा, IT सब चल ही रहे हैं। जो बेस्ट न्यूज़ हो, जैसे कि PSU, जैसे कि बैंक्स, जिनमें अच्छी अच्छी खबरें आप सुन रहे हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ी अच्छी अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हों, उनको आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। सो उनमें आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिए। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक मतलब जहाँ टच एंड गो करना पड़ सकता है कभी भी, तो उनको उस हिसाब से आपको कॉल लेना होगा। BOB, फेडरल, IDFC फर्स्ट, विच इज़ बेस्ट? आज सर फेडरल के नंबर आए हैं, अभी BOB और IDFC फर्स्ट के आने बाकी है। वैसे इन तीनों में अदरवाइज आप देखेंगे तो फेडरल इज़ द बेस्ट। BOB सरकारी है, ऊपर कहीं OFS ना आ जाए, और IDFC फर्स्ट को तो आप जानते ही हैं, HDFC बैंक बनने की बातचीत बहुत समय से चल रही है, लेकिन बना नहीं, वो HDFC बैंक ही बनेगा वैसे। लेकिन फेडरल अमंग ऑल इज़ बेटर। नंबर भी आज बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन अभी और नंबर्स आ जाएं तो ज़्यादा क्लासिफिकेशन आप क्लियर कर पाएंगे, डिमार्केशन कर पाएंगे। लेकिन लार्ज कैप के साथ रहिए बैंक्स में और इंश्योरेंस में, क्योंकि ये नंबर्स थोड़ा समझ में कम आते हैं, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कितना अंदर बुक्स कुक हो रहे हैं। सो बेटर यही है कि आप लार्ज कैप में रहिए, बट अमंग 3 फेडरल सो फार इज़ गुड। इसके अलावा भारतीय एयरटेल 479 पर 81 स्टॉक, और चल सकता है। सुमित सर ये तो भगवान ही जाने और चल सकता है कि नहीं, मैं क्या उसे बताऊँ और चल सकता है। 2-3 अच्छी और 2-3 बुरी चीज़ें ज़रूर बताता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा।
पहला, आरपू के हिसाब से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, टेलीकॉम सब्सक्राइबर के हिसाब से भी है। इंडिया जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है, पहला। वर्ल्ड की लोएस्ट इंटरनेट रेट्स जो हैं वो इंडिया में है, जो इस दिखाता ही गोइंग फॉरवर्ड ये स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, क्योंकि अब इतने सस्ते रेट हैं और इतनी बड़ी मार्केट है। डिस्पाइट वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट, इंडिया की आबादी 145 करोड़ है और करीब करीब 120 करोड़ ग्राहकों के पास फ़ोन है। कटाई छटाई कर देंगे तो आप करीब करीब 40 करोड़ आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके पास फ़ोन्स नहीं है, जहाँ तक पेनिट्रेशन जाएगा। सो ये और बढ़ेगा। सेकंड, आरपू वाइज देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, ऑब्वियसली 42 करोड़ 45 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। सेकंड कम्स भारती, बट भारती के आरपू बेटर हैं क्योंकि भारती के पास पोस्ट पेड क्लाइंट ज़्यादा है प्रीपेड के कंपैरिजन में, उनमें आरपू अच्छे होते हैं। इसलिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर के तौर पे ये दोनों ही प्लेयर हैं टेलीकॉम में। टेलीकॉम में प्योर प्ले आप चाह रहे हैं तो इकलौती लिस्टेड कंपनीज भारती, वोडाफोन है लेकिन आपको पता है उसका हाल क्या है। सो ये तो पॉजिटिव हो गए। सेकेंड एंड फॉरमोस्ट सबसे नेगेटिव पार्ट कि ये चलता नहीं है, जो आप भी फील कर रहे होंगे। आप क्वालिटी लिए बैठे हैं, 400 रुपये के दाम पे लिए बैठे हैं, वो दाम शायद हाल फिलहाल में देखने को ना मिले। 80 शेयर हैं, आपको डर लग रहा है, 20 बेच दीजिए, आपकी कॉस्ट निकल आएगी, 60 शेयरों के साथ आप हमेशा बने रहेंगे। ये कर सकते हैं, या 30 बेच दीजिए, 50 शेयरों के साथ हमेशा बने रहेंगे आप। ऐसा कर लीजिए, कैपिटल भी निकल आएगा आपका और प्रॉफिट ही बचा रह जाएगा। तो ये भी एक तरीका आपके सामने है, अगर आप डाउट में हैं तो। अगर डाउट नहीं है तो आराम से बने रहिए, क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। बोरोसिल रिन्यूएबल डाउन क्यों जा रहा है? फाइनेंशियल्स तो ठीक है अनुभव सर, क्योंकि वो ऊपर भी आ रहा था इसलिए वो नीचे जा रहा है। अगर आप उसकी पुराने चार्ट उठा कर देख लेंगे तो वो एक तरफा चला भी था, सर्किट्स एंड सर्किट्स में चला था। सो अब अगर डाउन साइड आ भी रहा है तो इसमें कोई हैरत वाली चीज़ नहीं है। कंपनी अच्छी है, जिस स्पेस के अंदर ये कंपनी काम कर रही है वो बजट के लिए काफ़ी फोकस्ड भी है, रिन्यूएबल एनर्जी, और उसमें कुछ आ भी सकते हैं अनाउंसमेंट, ऐसी खबरें भी हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि एक तरफा चला हुआ शेयर है, तो एक तरफा अपने नीचे भी आ रहा है, तो इसमें कोई हैरत वाली चीज़ नहीं। जो भी स्टॉक नीचे आपको दिख रहे हैं, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, डी मार्ट, जुबिलेंट फूड, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सब चले हैं और चलने के बाद नीचे आ रहे हैं। सो आईटी नहीं चला है तो इसलिए वो नीचे भी नहीं आ रहा है। तो जो नीचे आ रहे हैं वो चले इसलिए नीचे आ रहा है। तो मिड कैप के नाम जो आपको दिख रहे हैं वो सब बहुत ज़्यादा चले हैं, और जो आपने लिया है वो भी शायद इसी ऊपर के दाम पे लिया हुआ है। बाटा रिलैक्सो बहुत चला है, ऐसा घबराने वाली चीज़ नहीं है। सो टाइम वाइज करेक्शन है, थोड़ा समय लेगा, फिर आप स्टेबल हो जाएगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन बजाज मतलब बोरोसिल में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये अहेड ऑफ टाइम चल रहा था, अपने अर्निंग से आगे चल रहा था। सो थोड़ा समय ले सकता है, बट बजट इज क्रूशियल फॉर इट। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट से बेटर आपको जाना है तो इंफ्रा में और कोई नाम ऐसा है, KNR मान रहे हैं थोड़ा बहुत बेटर साइड पर, HG PNC भी ठीक ठाक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए सर इंफ्रा में ऐसा कोई नाम है नहीं जिसमें लॉन्ग टर्म स्टोरी बनी हो। सो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिएगा। बट मतलब ऐसा कोई नाम इंफ्रा में है नहीं LNT को छोड़ के जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखने लायक लग रहा हो। मीडियम टर्म आप ज़रूर देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे, हमारे साथ जुड़े। आप सब कल मुलाकात होगी मंगलवार के दिन। तब तक के लिए @सुमित रिसर्च है मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।